हेलो बच्चों। जैसा कि सामाजिक विज्ञान का पेपर आया, इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखो, वैसे पेपर तो ठीक है, लेकिन ठीक भी नहीं कहा जा सकता है इसमें, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका कोई आंसर ही सही नहीं है। सारे के सारे सही हैं, ऐसे बेवकूफ़ाना तरीके से इसको पेपर को सेट किया गया है। चलो फिर भी देखते हैं हम। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। दूसरा है, गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों की, तो ये मैंने आपको बताया था। गांधी जी ने नमक यात्रा करी थी क्योंकि नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, तो उनने इसलिए नमक यात्रा करी थी। तो इसका हो जाएगा ये। अगला है कि 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। अब देखो, ये प्रश्न है, ये प्रश्न बच्चा क्या करे। अब इसमें खूब पढ़ा है फिर भी क्या करे। आंसर देखते हैं। 1929 की महामंदी के प्रमुख कारण मैंने बताया था, जैसे आपको कृषि क्लास में, कि कृषि क्षेत्रों में अति उत्पादन हुआ था। बिल्कुल सही है कि कृषि क्षेत्रों में बहुत अधिक उत्पादन हो गया, जिसके कारण चीज वस्तुएं मंदी हो गई, तो महामंदी आ गई। दूसरा है, कृषि क्षेत्रों में न्यून उत्पादन, ये तो गलत है। बेरोजगारी, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है कि प्रमुख बैंकों का धराशायी हो जाना, तो ये भी विकल्प सही हो सकता है कि जो बैंकें थीं एकदम से मंदी आ गई, तो बैंकें एकदम डाउनफॉल आ गया, उनमें शेयर मार्केट डाउन हो गया बहुत ज़्यादा, बैंकें बर्बाद हो गई, तो इसके कारण भी महामंदी आई, प्रभाव हुआ। तो ये दोनों ही सही हो सकते हैं। बच्चा ऐसे लगाए या ऐसे लगाए, तो पेपर सेट करने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि दो दो ऑप्शन सही हैं, किसी में चार के चारों सही है। तो ये क्वेश्चन आप डाउट में रखो, डाउट में रखो। या तो बोनस मिलेगा, सबको मिलेगा, ये लगाया ये लगाया दोनों मिलेगा, या तो सबको बोनस मिलेगा। ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। अब देखो, इस प्रश्न में फिर देखो आप, फिर वही गड़बड़ वाला। देखो, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था, उसमें प्रस्ताव शुरुआती मतलब पास हुआ, लेकिन पूरी तरीके से लागू जो हुआ था वो कोलकाता अधिवेशन 1920 में। अब दोनों ही इतने करीब ऑप्शन दे दिए हैं कि बच्चा करे तो करे क्या। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, तो भैया इसमें नागपुर अधिवेशन में पास हुआ, और पूरी तरीके से लागू कोलकाता अधिवेशन में हुआ। अब भाई क्या ही कहें इसके लिए, कोई सा इनमें से हो सकता है, वो कोई सा मान सकते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे टेट में ये विवादास्पद क्वेश्चन देते हैं, उस तरीके से दे दिए इसमें। तो ये दूसरा विवादास्पद प्रश्न था। अगले प्रश्न पे जाते हैं। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो ये तो क्लियर है, भीमराव अम्बेडकर ने करी थी। दलितों के मसीहा थे भीमराव अम्बेडकर। अगला है, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण संबंधी संविधान संशोधन 1992 का निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक परिणाम है। अब इसको देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण जानते हो कि मैंने बताया था इसमें कि सत्ता को 3 स्तरों में बांटा गया था, कि भाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय स्वशासन। तो विकेंद्रीकरण भी मैंने समझाया था कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना हो, सबकी साझेदारी से सत्ता चले, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। निष्पक्ष और नियमित स्थानीय चुनाव करा करके समुदायों का सशक्तिकरण, ये हो सकता है। अगला है, स्थानीय निर्णय लेने की भूमिका के लिए राज्य सरकारों को बढ़ावा देना। राज्य सरकारों पर बढ़ती निर्भरता, ये नहीं, क्योंकि राज्य सरकार पर निर्भरता बढ़ेगी तो कैसे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। पूरे देश में एक रूपता बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों पर बढ़ती निर्भरता नहीं। निर्णय लेने के मामलों में स्थानीय प्रतिनिधियों को असीमित अधिकार, तो असीमित अधिकार देखो, जहाँ एक्सेस होती है, अधिकता होती है, वो भी गलत हो जाता, तो ये गलत होगा, इसमें पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये फिर से आ गया वही
क्वेश्चन बच्चों ने पढ़ा है अच्छे से, लेकिन अब भी कन्फ्यूज हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे विकल्प में से कोई नहीं मैच कर रहा। पहला है संघ सूची। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 व 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संघ सूची का विषय है विवाह, गलत है भैया। संघ सूची का विषय है ही नहीं विवाह। संघ मतलब केंद्र सूची। राज्य सूची विदेश मामले, तो ये भी गलत है क्योंकि राज्य सूची केंद्र विदेश मामले वो केंद्र सूची के विषय हैं, हमने अच्छे से बताया आपको। समवर्ती सूची कृषि, ये भी गलत है भैया क्योंकि समवर्ती सूची कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। बाकी बचे हुए विषय अब सॉफ्टवेयर, यानी कि बाकी बचे हुए विषय का मतलब है कि अपशिष्ट विषय, अपशिष्ट सूची में क्या सॉफ्टवेयर को रखा गया है? नहीं बेटा, ये भी गलत है। तो ये चारों गलत हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी या तो इसमें बोनस मिलेगा और या फिर वो गड़बड़ करेगा भाई। ठीक, अगला है प्रश्न नंबर 8। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? जब पूरा समाज मिलकर के सरकार शासन का संचालन करता है, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामूहिक समूहों में होता है। तो यही हो जाएगा सामुदायिक सरकार में, दूसरा वाला बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है? तो राजनीतिक दल के हमने कार्य अच्छे ढंग से आपको बताए थे, राजनीतिक दल क्या क्या काम करते हैं। जनमत तैयार करना बिल्कुल है, सरकार बनाना और चलाना बिल्कुल है, चुनाव लड़ना बिल्कुल है, कानूनों को लागू करना नहीं है क्योंकि कानूनों को लागू करना राजनीतिक दलों का कार्य नहीं, सरकार का काम है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो डी वाला नहीं है बेटा। कौन सा नहीं है? डी वाला, अपना मैच कर लेना। अगला है नीचे लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यांकन के कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक संबंधित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जानते हो, ऐसी शासन व्यवस्था जिससे केंद्र में लोग हों, से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, किन आधारों पे करेंगे? नागरिकों की गरिमा को बढ़ाना, बिल्कुल सही है भाई। लोकतांत्रिक सरकार हम किस लिए बनाते हैं कि जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनकी गरिमा यानी कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बनी रहे, गरिमा उनकी बनी रहे। तो पहला वाला सही हो जाएगा। अगला विकल्प है विपक्षी राजनीतिक दलों की मांगों पर विचार नहीं करना, तो यही गलत है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। नागरिकों में समानता की भावना विकसित करना, बिल्कुल सही है ये वाला। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, ये भी सही है। तो देखो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है और बी वाला गलत है, इसलिए यही विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है, अगला। अब देखो भैया फिर से आ गया एक क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन। तो बेटा जिनका पेपर गड़बड़ हुआ टेंशन मत लेना क्योंकि इसमें 4 से 5 तुम्हें बोनस अंक मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा के अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मृदा अपरदन मैंने बताया था, मिट्टी की ऊपरी परत का क्षरित होके उड़ जाना, नष्ट हो जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। तो पहला वनोन्मूलन, तो भैया वनोन्मूलन, वनों की कटाई मृदा अपरदन का कारण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निर्माण का मतलब क्या है कि भवन निर्माण या कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन भी मृदा अपरदन का कारण है, ये भी गलत हो जाएगा। खनन मतलब जैसे कोयला खोद रहा है या अयस्क निकाले जा रहे, धातुएं निकाली जा रही, तो ये खनन, ये भी हो जाएगा। कृषि, खेती करेंगे तो भी मृदा अपरदन होगा। चारों सही हैं। अब इसमें कौन सा नहीं है? तो चारों मृदा अपरदन के कारण है, तो ये भी तुम्हारा गलत है और इसमें भी तुम्हें बोनस अंक मिलेगा। नहीं मिलता है तो फिर केस करेंगे फिर। ठीक है, अगला है कि जल, देखो ये फिर से गलत क्वेश्चन आ गया। बच्चे करें तो करें क्या, इतना घटिया पेपर आज तक नहीं आया। जल संरक्षण क्या है? देखो जल संरक्षण क्या होता है, तो बेटा देखो अब जहाँ में 3 विकल्प दिए हैं, तीनों ही सही हैं जल संरक्षण के लिए। घरों में पानी व्यर्थ न करना, जल को बचाना, नष्ट होने से जल संरक्षण कहलाएगा, मैंने अच्छे से बताया तुम्हें, तो ये भी नहीं है। नहर बनाना जल संरक्षण है? नहीं है।
ठीक है, तो इसमें पूछा है, अगर ये कह देता कि जल संरक्षण क्या नहीं होता है तो मैं मान सकता था एक बार को कि नहर बनाना नहीं है तो ये हो जाता, लेकिन इसमें पूछा कि जल संरक्षण क्या होता है। तो घरों में पानी को व्यर्थ न करना बिल्कुल जल संरक्षण है, वर्षा जल को एकत्रित करना बिल्कुल जल संरक्षण है, और भूमिगत जल की सुरक्षा करना भी जल संरक्षण है। तो बेटा एक और सी और डी तीनों जल संरक्षण है। अब बताओ क्या क्या होता है, तो तीनों ही होते होगा, तीनों सही कर दूं तो ये भी प्रश्न आपको बोनस अंक दिलाएगा। देख लो कितने बोनस हो गए। ठीक है, अगला है 13 प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से मोटा अनाज नहीं है। तो बेटा बाजरा और मक्का ये सब मोटे अनाज हैं, गेहूँ मोटा अनाज नहीं है। ठीक है, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्थानों को वायु परिवहन द्वारा सुगमता से पार किया जाता है। तो वायु परिवहन पता है, यानी कि हवा से जब हम एक स्थान हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जैसे हवा के द्वारा कैसे जाएंगे, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज द्वारा। तो वायु जो परिवहन है वो कहाँ काम का, तो घने जंगलों में बिल्कुल सड़क नहीं बनाई जा सकते, तो घने जंगलों में हम वायु परिवहन से जाएंगे। समुद्र में बिल्कुल समुद्र में हम सड़क नहीं बना सकते, या तो जहाज से जाएंगे या वायु परिवहन से जाएंगे, ये भी होगा। ऊंचे पर्वतों में भी वायु परिवहन काम करता है, तो सभी इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो परंपरागत स्रोत वे हैं जिनको उपयोग हम बहुत लंबे समय तक करते आ रहे हैं, वे परंपरागत स्रोत हैं। जिनका अभी करना शुरू किया है वे गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो बेटा इसमें देखेंगे कोयला परंपरागत है, पवन ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु शक्ति ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये सही होगा। ये तो मैंने बताया सब आपको, जो प्रश्न सही है वो आप निश्चित रूप से सही कर दोगे, क्योंकि सारा का सारा आपको बताया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती, तो ये तो मैंने बहुत अच्छे से बताया कि सीढ़ीदार खेती पर पहाड़ी इलाकों में करे जाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि पहाड़ कहाँ है, उत्तराखंड में, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्षेत्रक के वर्गीकरण के गलत क्षेत्रक को छांटिए। तो बेटा हमने तुम्हें अच्छे से बताया आर्थिक क्षेत्रक कितने, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो चौथो हुआ वो जो ही गलत है। प्राथमिक आर्थिक क्षेत्रक सही है, विदेशी क्षेत्रक यही गलत है, क्योंकि विदेशी क्षेत्रक ना है, कोई क्षेत्र का ही ना है। तो ठीक, तो ये भी आपने सही कर दिया होगा आराम से हाल। ठीक, अगला है वैश्वीकरण क्या है। तो मैंने बताया था कि कितने अच्छे से मैंने वैश्वीकरण पे इन पे एक सेशन लिया था, उसमें सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए थे और समझाया था बढ़िया ढंग से कि वैश्वीकरण क्या है। विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण बिल्कुल वैश्वीकरण है। कि विभिन्न राष्ट्र मैंने बताया था वैश्वीकरण किसे कहते हैं, कि पूरी दुनिया एक तरीका से ग्लोबलाइजेशन बताया ना, कि पूरी दुनिया जो है वो एक गांव की तरह हो, इकट्ठी हो जाए गांव की तरह। जैसे हम गांव में अपने आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से चीज़ों का, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, वैसे अगर हम पूरी दुनिया से आदान प्रदान कर सकते हैं तो वैश्वीकरण कहलाए। तो पहला वाला सही है। एकीकरण विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बिल्कुल सही है, ये भी। तीसरा है विभिन्न राष्ट्रों के बीच निवेश एवं प्रौद्योगिकी का विकास, तो ये भी सही। तो चारों सही हो जाएंगे बेटा, ये तो आपने कर दिया होगा आराम से। अगला है निम्नलिखित में से खनिज आधारित उद्योगों को छांटिए। तो खनिज आधारित जैसे मैंने उद्योग बताए थे, तो उनमें खनिज आधारित, खनिज का होते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, जो ज़मीन से खोद के निकाले जाते हैं महत्वपूर्ण पदार्थ जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं, उन्हें क्या हम कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो खनिज आधारित। कपड़ा उद्योग काय पे आधारित है बेटा, तो मैं बताइए हमने कृषि पे आधारित है। किस पे आधारित है, कृषि पे, क्योंकि कपास कहाँ से आते, खेत से आते। वनस्पति तेल उद्योग किस पे आधारित है, वनस्पति तेल उद्योग, ये भी कृषि पे ही आधारित है। चमड़ा उद्योग ये पशुपालन या उस पर आधारित है। लेकिन जो तुम्हारा खनिज वाला है वो लौह और इस्पात उद्योग खनिज पर आधारित उद्योग है। ठीक, यानी कि खुदाई करके अयस्क निकाला जाता है खनिज के रूप में, और उसका उपयोग हम किस में करते हैं, लौह इस्पात उद्योग में करते हैं। क्लियर, तो ये वाला प्रश्न भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा डी वाला ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। समझ गए होंगे आप। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। एक राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसे सूचित करती है। कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रगति उसे कैसे सूचित करती है एक राष्ट्र को, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति से मतलब क्या है, कि पूरी दुनिया मतलब वैश्विक लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो जाको मतलब क्या है, उसका पिछड़ापन बिल्कुल नहीं। आर्थिक वैभव, यानी कि अगर कोई राष्ट्र अच्छे ढंग से
आर्थिक स्थिति उसकी सुधर रही है, इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छा चल रहा है अगर, तो उस राष्ट्र के अंदर आर्थिक वैभव आएगा, यानी कि उस राष्ट्र के सभी लोगों के पास धन संपदा की खूब वृद्धि होगी। तो इस प्रकार बेटा ये सब बहुविकल्पी प्रश्न हो गए हैं। तो इनमें देखो देख लेना आप कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनमें बोनस मिलना है, उनमें मिलना ही मिलना है, कुछ नहीं हो सकता। अगर बोनस नहीं दिया तो फिर इन पे कार्रवाई हो सकती है बेटा, ठीक है।